नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट एवं कुछ राज्यों से जारी कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन, साथ ही साथ राजस्थान पुलिस भर्ती का परिणाम, जिसके बारे में हाल ही में एक महत्वपूर्ण नया अपडेट आया है, उसको लेकर यहाँ पर मैं जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इसके अलावा एलडीसी भर्ती 2018 के कुछ अभ्यर्थी जो कि शिक्षा विभाग में चयनित हुए थे, और उन शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थियों ने जिन्होंने परिवेदना के लिए याचिका लगाई थी, तो उस परिवेदना के संबंध में क्या फैसला किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ने, तो बीकानेर से जारी उस फैसले के बारे में यहाँ पर मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और उसके आधार पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि परिवेदना के बारे में संभावनाएं कितनी हैं, अर्थात परिवेदना हल करने के आसार कितने हैं। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में जानने के लिए सभी बेरोजगार अभ्यर्थी एवं कुछ कार्मिक जो कि एलडीसी में चयनित हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि यहाँ पर आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रोवाइड की गई हैं वो आप तक पहुँच सकें। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए वो यहाँ पर ये हैं, राजस्थान में अब सरपंच जारी नहीं कर पाएंगे ये प्रमाण पत्र। तो सबसे पहली बात तो सभी बेरोजगारों के लिए या रोजगारशील अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट जो कि पहले सरपंच के स्तर पर जारी करने होते थे, अब उन्हें सरपंच जारी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर किसानों के लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अब पटवारी ही उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर पाएगा, और उसके लिए 50 रुपये का जो स्टाम्प पेपर है उसके आधार पर ही इस हेतु आवेदन करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर सत्यापन का काम जो है वो पंचायत करेगा। सत्यापन का काम है वो पंचायत करेगा। तो यहाँ पर इस आधार पर कुछ काम जो है वो पटवारियों को सौंप दिए गए हैं और सरपंच स्तर से बाहर निकाल दिए गए हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर क्या अपडेट है उसके बारे में आप जान लीजिएगा कि शिक्षा शास्त्री द्विवर्षीय एवं शास्त्री शिक्षा शास्त्री 4 वर्षीय एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम में 2020-21 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय काउंसलिंग की आयोजना की सूचना जारी की गई है। इसके माध्यम से कुछ नए अभ्यर्थी जिन्होंने पहले काउंसलिंग के लिए आवेदन नहीं किया था, वो वापस से 500 रुपये का शुल्क जमा करा के काउंसलिंग के लिए अपना आवेदन कर दें। एवं इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो दे रखा है यहाँ पर 5000 रुपये, और नवीन आवेदन एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात महाविद्यालयों के चयन की जो तिथि रहेगी वो है 27 फरवरी से 2 मार्च। इसके बाद में महाविद्यालय आवंटन की सूचना यहाँ पर 5 मार्च को प्रोवाइड की जाएगी, और पाठ्यक्रम के लिए शुल्क जमा कराने की जो तिथि रहेगी वो 5 से 6 मार्च रहेगी। इसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से महाविद्यालय चेंज करने की जो चयन की तिथि है वो है 8 मार्च, और अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन की तिथि रहेगी 9 मार्च, और अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से महाविद्यालय चेंज होने के पश्चात महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करने का टाइम रहेगा 10 मार्च। इस प्रकार से यहाँ पर सारी जानकारी आपको इस पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड की गई हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके समस्त जानकारी देख सकते हैं, और इस पीडीएफ को भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यदि अगर आप इस पीडीएफ के बारे में यहाँ पर दी गई जो ऑफिशियल वेबसाइट है JRR संस्कृत यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है, यूपी सरकार में दारोगा अर्थात पुलिस कांस्टेबल के 9534 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। अब 9534 पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है,
इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और अभ्यर्थी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस भर्ती हेतु अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप यूपी सरकार की जो पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद में राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर उसके परिणाम को लेकर जो बड़ी अपडेट है उसको आप यहां देख लीजिए। यहां पर परिणाम को लेकर जल्द ही फैसला लिए जाने के बारे में बात कही गई है। तो यहां पर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें क्या कहा गया है, कांस्टेबल भर्ती में जिलेवार मेरिट बनाना असंवैधानिक, स्टेट मेरिट बनाई जाए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने जिलेवार मेरिट बनाए जाने को लेकर फैसला लिया है कि जिलेवार मेरिट बनाना असंवैधानिक है, राज्य स्तर पर मेरिट की घोषणा की जाए। और आगामी जो प्रक्रिया है जिसमें परिणाम है, फिजिकल परीक्षा है, इन सभी परीक्षाओं को कंप्लीट रूप से 3 माह में पूरा करने का आदेश दिया है। तो जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती हेतु शामिल हुए थे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर ये है। इस अच्छी खबर के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पुलिस भर्ती का जो परिणाम है आगामी 15 से 20 मार्च के मध्य, 20 मार्च से पहले किसी भी हालत में परिणाम जारी होने की संभावना है, क्योंकि परिणाम जारी करने के बाद उन्हें फिजिकल अर्थात शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी तिथि जारी करनी है और उसका आयोजन भी करना है। तो 20 मार्च से पूर्व ही पुलिस भर्ती का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को लगभग इस चीज़ की आस है कि हमारा ये पेपर क्लियर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर ही अपनी जो फिजिकल परीक्षा है, शारीरिक परीक्षा है, उसके लिए तैयार रहें और लगातार दौड़ इत्यादि की प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद में अगली अपडेट है, यहाँ पर 25 अप्रैल को ही होगी रीट की परीक्षा और इसके लिए रीट समन्वयक जो कि राज्य स्तरीय समन्वयक हैं जारोली जी, उन्होंने शिक्षा मंत्री को इस बारे में प्रार्थना पत्र भेजा है कि रीट परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल को ही किया जाए। इस तिथि को बढ़ाए जाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जाए। 25 अप्रैल जो कि तिथि दे रखी है परीक्षा की, उसी तिथि को इस परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसके बारे में यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अभी फैसला लिया नहीं है, लेकिन संभावना ज़्यादा यही लग रही है अब कि 25 अप्रैल को परीक्षा होने की संभावना पूरी है। इसके बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से एक बड़ी अपडेट है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ पर 1145 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और इस नॉन टीचिंग स्टाफ में कौन कौन से पद शामिल हैं इसकी जानकारी मैं आपको आगे प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 1145 पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप यहां पर recruitment.nta.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं और उसी के माध्यम से भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर उम्मीदवार 16 मार्च 2021 से पूर्व अपना आवेदन कर सकते हैं। यहां पर लगभग जो कुछ पदों के लिए अलग से क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें देख लीजिए आप, सीनियर असिस्टेंट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, लेबर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, इस प्रकार से कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 23 फरवरी से जो आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है उसकी जो अंतिम डेट है 16 मार्च है और आवेदन में सुधार करने की डेट रहेगी 18 मार्च से 20 मार्च। यहाँ पर फॉर्म भरने की जो फीस रहेगी वो दे रखी है। सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये, OBC EWS फीमेल के लिए 800 रुपये और ST SC और हैंडीकैप्ड अर्थात दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये। इनके लिए पदों का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर दे रखा है। समस्त प्रकार के पदों का यहाँ पर अलग से वर्गीकरण किया गया है। तो ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारी PDFs एवं पेपर कटिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ से आप
समस्त प्रकार के पदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है राजस्थान के एलडीसी अर्थात मंत्रालय कर्मचारियों के संबंध में। यहाँ पर मंत्रालय कर्मचारियों के संबंध में बड़ी अपडेट है, यह है कि कल दिनांक 25 फरवरी 2021 को मंत्रालय कर्मचारियों का हल्ला बोल रैली और ग्रेड पे 3600 की मांग। अब यहाँ पर बीकानेर जिले में जिला मुख्यालय पर लगभग 4 या 5 कर्मचारियों के अगुवाई में यहाँ पर महिला कार्मिक सुमन जनागल, अंबिका सिंह राठौड़, रेणु कंवर की अगुवाई में धरना देकर दोपहर 1:30 बजे जिला कलेक्टर पार्क के सामने रतखाना कॉलोनी के मार्ग से यहाँ पर अल्लाह बोल रैली का आयोजन किया गया और इसमें यह कहा गया है कि जल्द ही हमारे मांग पर कुछ न कुछ फैसला लिया जाए, अदरवाइज कर्मचारी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और पेन डाउन करने एवं हड़ताल जारी करने के आदेश दिए हैं। यहाँ पर कर्मचारियों ने आंदोलन करने एवं पेन डाउन करने की हड़ताल की चेतावनी दी है। इस प्रकार की चेतावनी के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के जरिए का एक अच्छा माध्यम है। इसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने जो कि एलडीसी के माध्यम से शिक्षा विभाग में चयनित हुए हैं और जिनका हाल ही में एलडीसी 2018 के माध्यम से चयन हुआ है, उन एलडीसी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण अपडेट है जिन्होंने परिवेदना के लिए याचिका एवं आवेदन अप्लाई किया था। अब ध्यान से इसको देखें कि जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो परिवेदना के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर देख लीजिएगा, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और उसमें कहा गया है कि इस कार्यालय के आदेश के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को इच्छित जिला आवंटित किया गया था और इस जिले में जिला आवंटन के माध्यम से जहां पर रिक्तियां थी और आपकी विकल्प के आधार पर ही जिला आवंटन हुआ था, लेकिन यहां पर संदीप कुमार ने, जिनको राजसमंद जिला आवंटित हुआ था, उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका लगाई थी और उस याचिका के ऊपर यहाँ पर बीकानेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो निर्णय लिया है उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कनिष्ठ सहायक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018 में चयन के उपरांत विभाग द्वारा गृह जिला एवं चाहा गया जिला ही आवंटित किया गया था। अब चाहे गए जिले या गृह जिले में यदि रिक्तियाँ ज़्यादा नहीं थी तो उन्हें दूसरे जिले में पदस्थापित किया गया था। अब यहाँ पर जिस अभ्यर्थी ने याचिका लगाई थी कि याचिकाकर्ता के अनुसार जिला परिवर्तन हेतु परिवेदना लगाई गई थी, किंतु उक्त परिवेदनाओं पर विचार नहीं किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित जिले में पदस्थापित करने की मांग की गई थी। इसमें संदीप कुमार ने याचिका लगाई थी जिन्होंने गृह जिला चाहा गया था गंगानगर, लेकिन उन्हें दिया गया है राजसमंद CBEO रेल मगरा। अब इसके बाद में माननीय न्यायालय द्वारा गृह जिला आवंटन हेतु प्रार्थी विभाग ने के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश किया था, जिसके माध्यम से सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण निस्तारित किए जाने के बारे में आदेश प्रदान किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा जारी आदेशों परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण करके उससे संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमें संदीप कुमार द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उनको मेरिट के अनुसार राजसमंद जिला आवंटित किया गया था। अब जिला आवंटन के पश्चात दिनांक 18 मई 2020 के अनुपालना में जिला आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया के द्वारा ही वांछित जिलों की प्राथमिकता एवं क्रमानुसार शेष उपलब्ध रिक्तियों में याचिकाकर्ताओं को जिला आवंटन किया गया था, जो कि पूर्णतः सही व नियमानुसार है। इसमें कोई
गलती नहीं की गई है। इसके बाद में शासन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 27 जून 2020 को जिला आवंटन किया गया था और जिला आवंटन में विशेष श्रेणियों का निर्धारण कर सर्वप्रथम विकलांग, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, शहीद सैनिक, आश्रित पति पत्नी प्रकरण, एकल महिला एवं सामान्य महिला साथ ही अन्य अभ्यर्थियों को निम्नानुसार जिला आवंटन किया गया था। अब यहाँ पर क्रम वाइज आप देख लीजिए, पहले विकलांग 7 अभ्यर्थी, उसके बाद में परित्यक्ता 0, एकल महिला 87 अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक 1 अभ्यर्थी, पति प्रकरण संबंधित 4 अभ्यर्थी, सामान्य महिला 55 अभ्यर्थी और अन्य शेष अभ्यर्थी 74 अभ्यर्थी। इस प्रकार से 228 अभ्यर्थियों को गंगानगर जिला अलॉट किया गया था। जिला आवंटन के पश्चात कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त होने पर अभ्यर्थियों को तत्समय विभाग के पास उपलब्ध पदों के अनुसार उनके पूर्व पदस्थापन जिले परिवर्तित किए जाएंगे, लेकिन विभाग के पास कुछ जिलों में पदों की अनुपलब्धता के कारण सभी कार्मिकों को उनके गृह जिले या इच्छित जिले में पदस्थापन दिया जाना संभव नहीं है। इस बिंदु पर अवश्य रूप से आप गौर करें दोस्तों कि प्रत्येक कार्मिक को उनके गृह जिले या इच्छित जिले में पदस्थापन किया जाना संभव नहीं है। तो इस आधार पर आप समझ लीजिए कि अब परिवेदना के बारे में किसी भी प्रकार का कोई फैसला आने की संभावना बहुत कम रह जाती है। किसी कार्मिक द्वारा गृह नगर या इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार स्वरूप करना गलत है। कार्मिक की पारिवारिक स्थिति के आधार पर एवं कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार नहीं होता। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभाग, व्यवस्था, राज्य हित एवं लोक हित को ध्यान में रखकर ही पदस्थापन किया जाता है। अर्थात कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है। याचिकाकर्ता द्वारा गृह जिले में पदस्थापन की मांग, कनिष्ठ सहायक रिक्त पद नहीं होने एवं इच्छित स्थान की जगह अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों का हनन एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता और इस पर अतः कार्मिक को पूर्व में ही काउंसलिंग द्वारा जिला चयन का अवसर प्रदान किए जाने के कारण तदनुसार द्वारा याचिकाकर्ता संदीप कुमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकृत करके निस्तारित किया जाता है। तो अब इन सभी के बारे में जितना यहाँ पर कहा गया है शायद आपको कुछ समझ में आ भी गया होगा और कुछ नहीं भी आया होगा, लेकिन इसका तात्पर्य आप ये समझ लीजिए कि बीकानेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये कहा है कि इच्छित जिले या इच्छित स्थान पर पदस्थापन किया जाना तभी संभव है जब उसकी पारिवारिक स्थिति इस प्रकार की हो कि उसका गृह जिले में या इच्छित स्थान पर पदस्थापन किया जाना संभव हो। लेकिन इसके लिए भी सबसे मुख्य शर्त यह है कि उस जगह कनिष्ठ सहायक का पद रिक्त होना अनिवार्य है। अगर वहाँ पर पद रिक्त नहीं है तो किसी भी प्रकार की परिवेदना पर गौर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लगभग परिवेदना वाले अभ्यर्थी इस बात को अवश्य रूप से समझ लें। अब लगातार जिस प्रकार से पूछ रहे थे कि परिवेदना की अगली लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, परिवेदना पर गौर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो परिवेदना वाले समस्त अभ्यर्थी इस बात को अवश्य रूप से समझ ले कि अब परिवेदना की किसी भी सूची पर कोई गौर किया जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर केवल रिक्त पद होंगे तब ही परिवेदना पर किसी न किसी प्रकार का गौर किया जाएगा, अन्यथा परिवेदना पर किसी प्रकार का गौर किया जाना बहुत मुश्किल है। और जिन अभ्यर्थियों ने परिवेदना के लिए आवेदन किया था वो सभी अभ्यर्थी अब इस बात की शंका करने का प्रयास न करें और अब इस बात को अपने माइंड से अवश्य रूप से निकाल दें कि अब क्या परिवेदना के माध्यम से जिले का बदलाव होगा, पदस्थापन कार्यालय का बदलाव होगा। तो इस बात को छोड़ते हुए सिर्फ आप अपने कार्य पर फोकस करें, जहां पर आपको पदस्थापित किया गया है वहां पर फोकस करें और अगली तैयारी के लिए आप तैयार रहें। जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी करते रहें और उसके माध्यम से अगर आप किसी अदर पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, उसके माध्यम से आपको गृह जिला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पदस्थापन जहां हुआ है आपको वहीं रहना होगा। परिवेदना के माध्यम से अब बदलाव होने के आसार नगण्य हैं। और इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये आपको समय समय पर प्रोवाइड करता रहता हूं और इसके लिए
आप सभी अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये सारी पीडीएफ्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से आप इन पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।